स्वागत है आप सभी का हमारे इसके में। दोस्तों, आज हम डीजी ऑपरेटर इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज हमारे साथ में है मिस्टर निखिल भाटी। और निखिल भाटी की मदद से और भी टेक्निकल साथियों के लिए एक बहुत ही दमदार वीडियो बनाने जा रहे हैं। मिस्टर निखिल जी, सबसे पहले ये बताएं डी और जी, डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीजी की फुल फॉर्म होती है डीजल जनरेटर। वेरी गुड। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे कहेगा मैं नहीं जानता डीजी क्या होता है, तो डीजी की डेफिनेशन क्या होती है? डीजी वह यंत्र है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। वेरी गुड। डीजी के कितने चेक्स होते हैं? डीजी के 4 चेक होते हैं, ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। ओके, तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मैं इनको रोकूंगा। मैंने हर साथी को यही समझाता हूँ, मैं जितना इंटरव्यूअर आपसे पूछे सिर्फ उतना ही बोलना, ठीक है? अब बताएं। डीजी के 4 चेक होते हैं। ओके, कौन कौन से? ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक। वेरी गुड। ए चेक कब करते हैं? ए चेक हम एवरी शिफ्ट करते हैं। वेरी गुड, यानी डेली? डेली करते हैं, डेली और एवरी शिफ्ट में। ए चेक में क्या क्या करते हैं वो सभी पता है? जी सर। बी चेक कब करते हैं? बी चेक हम 300 घंटे या 6 मंथ में करते हैं। वेरी गुड। कई बार हमारे साथी जो कई कई वर्ष से कार्य कर रहे हैं, इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है, जैसे आपने कहा कि बी चेक 300 घंटे या 6 मंथ में करते हैं। भाई मेरा जनरेटर 1 महीने के अंदर ही 300 घंटे चल गया, तो बी चेक सर्विस कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। वेरी गुड। इंटरव्यूअर आपसे ये कहे कि 6 महीने के अंदर मेरा जनरेटर मात्र 50 घंटे चला, तो बी चेक सर्विस कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ पूरे हो गए। वेरी गुड। डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं? डीजी के 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से नाम बताएं जरा? इनटेक इंजेक्टर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और ऑब्जेक्ट स्ट्रोक। वेरी गुड। डीजी साइकिल के बारे में जानते हैं? जी सर। जी बताएं। डीजी साइकिल, जैसे ही हम अपना सेल्फ बटन दबाते हैं तो सेल्फ से हमारी 2 इंच की पत्ती निकलती है, जो हमारी जाके क्रैंकशाफ्ट से टच होती है। क्रैंकशाफ्ट से टच होती है, हमारी कामशाफ्ट रोटेट होने लगती है और कामशाफ्ट से हमारा पिस्टन, जो हमारे बोर सिलेंडर्स रहते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं। तो हमारे सिलेंडर्स के अंदर टीडीसी बीडीसी रहता है। टीडीसी को हम बोलते हैं टॉप डेक सेंटर, बीडीसी को बोलते हैं बॉटम डेक सेंटर। तो जैसे ही हमारी पिस्टन हमारी बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगी तो हमारा इनटेक वाल ओपन होता है और इनटेक वाल हमारी एयर को सक करते हुए लो प्रेशर एरिया में लेके जाता है। फिर हमारा इनटेक वाल बंद हो जाता है, पिस्टन हमारी बीडीसी से टीडीसी की तरफ फिर से मूव करती है और फिर हमारा इंजेक्टर वाल ओपन होता है। इंजेक्टर वाल से हमारी फ्यूल स्प्रे होती है। फ्यूल स्प्रे होती है तो जब हमारी पिस्टन फिर से नीचे की तरफ आती है, फ्यूल स्प्रे होने के बाद वहाँ पे ब्लास्ट होता है, उसी मैकेनिकल एनर्जी से हमारा डीजी चलता है। चलो दोस्तों, देखो कोई भी साथी 100% नहीं होता। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, अच्छे से चीजों को बताया, थोड़ी सी मिस्टेक करी है। पिस्टन हमारी शुरुआती दौर में टीडीसी पर होती है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करती है, इंटेक वाल खुलता है, इंटेक वाल से एयर हमारी लो प्रेशर एरिया में इंटर्ड कर जाती है और फिर पिस्टन बीडीसी पर पहुंचती है। बीडीसी से जैसे टीडीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, इंटेक वाल क्लोज हो जाता है। एक निश्चित स्थान के अंदर ऑक्सीजन भर चुकी है, निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, पिस्टन हमारी एयर को कंप्रेस करेगी और उस दबाव की वजह से एयर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है और जैसे पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाली होती है, हमारा इंजेक्टर वाल्व खुल जाता है। इंजेक्टर से जैसे ही फ्यूल स्प्रे होता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, उसी की मैकेनिकल पावर से हमारा जनरेटर चलता है। फिर पिस्टन हमारी टीडीसी से बीडीसी मूव करेगी और बीडीसी से फिर टीडीसी मूव करेगी। जो भी हमारा फ्यूल कंज्यूम हुआ था उससे जो स्मोक बना, ऑब्जेस्ट वाल्व खुल जाएगा और ऑब्जेस्ट वाल्व से
ब्रंट स्मोक आउटलेट द साइलेंसर, जो भी धुआं कार्बन डाइऑक्साइड बना बाहर निकल जाएगा। निखिल जी ने भी अच्छा प्रयास किया है। तो निखिल जी ये बताएं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर। जी बताएं। 2 स्ट्रोक डीजी वह डीजी होता है जिसका क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर ओके और सिलेंडर के 2 चक्कर की प्रक्रिया में पूरी होती है, वो 2 स्ट्रोक डीजी होता है। ओके और 4 स्ट्रोक डीजी क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर और हमारे सिलेंडर्स के 4 चक्कर में प्रक्रिया पूरी होती है, उसे 4 स्ट्रोक डीजी कहते हैं। यानी कि थोड़ी सी मिस्टेक की है, मैं साथ के साथ करेक्ट करूंगा। जैसे इन्होंने बोला सिलेंडर, तो दोस्तों सिलेंडर तो अपने स्थान पर ही रहता, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता। पिस्टन, थोड़ी सी मिस्टेक करिए, पिस्टन मूवमेंट करती है। ओके जी। इंजन का आविष्कार कब और किसने किया? इंजन का आविष्कार सर 1897 में सर यूरोफ डीजल ने किया था। वेरी गुड, यानी कि थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 1897 ईस्वी में जर्मन का इंजीनियर था सर रुडोल्फ डीजल। आज तक उन्हीं के नाम पर इसको डीजल इंजन कहते हैं। डीजी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? और इंटरव्यू का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी बताएं। डीजी की 4 सेफ्टी होती हैं। ओके, कौन कौन सी? लो लूबल लेवल, लो कूलेंट लेवल, ओवर स्पीड, हाई वाटर टेम्परेचर। वेरी गुड। हाई वाटर टेम्परेचर डीजी का सेट पॉइंट क्या रखते हैं? हाई वाटर टेम्परेचर हमारा 90 डिग्री पर रखते हैं। जब कभी हमारा जनरेटर 90 डिग्री टेम्परेचर को अचीव करता है तो उसकी डिस्प्ले पर एक अलार्म आता है, उसके बारे में जानते हैं? क्या शो करता है? एक अलार्म आता है। जैसे 90 डिग्री आपने सेट पॉइंट बताया, जैसे ही 90 डिग्री को अचीव करेगा उस पर हमारी पीसीसी हो या ईसीपीजी हो, जो भी कंट्रोल पैनल है, उस पर एक अलार्म आने लगता है। पता उसके बारे में? ऑटोमैन फेलियर। वेरी गुड, ऑटोमैन फेलियर। ये क्या दर्शाता है? ये हमारा डीजी जैसे हाई वाटर टेम्परेचर जा रहा है तो हमें वार्निंग देता है। वेरी गुड, वेरी, यानी कि ऑटोमैन फेलियर। भाई पावर तो हमारी पहले से गई हुई है, अब हमने जनरेटर चला रखा था और वो हमें दर्शा रहा है कि जनरेटर भी आपका बंद होने जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या एक्शन ले सकते हैं? इस कंडीशन में हम हमारा जो अल्टरनेटर रहता है उस पर हम पानी मार सकते हैं और डीजी के जो हमारे गेट रहते हैं, डोर, सारे डोर हम ओपन कर सकते हैं ताकि उसमें हवा जाए और डीजे का थोड़ा टेम्परेचर कम हो। तो दोस्तों यदि मैं यहाँ नहीं बोलूंगा तो हमारे बहुत सारे साथी, भाई देश में एक से एक ज्ञानी साथी बैठा है जिन्होंने अच्छे से टेक्निकल के बारे में बखूबी जानकारी है। तो जैसे हमारे निखिल जी ने जवाब दिया है कि अल्टरनेटर पर पानी मारेंगे, तो भाई बहुत ही रॉन्ग जवाब है, जिसे कहते हैं बिल्कुल रफ जवाब है। क्योंकि अल्टरनेटर पर कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी पानी मारेगा तो भाई जान पूछकर क्या हम जनरेटर को फूंकना चाहते हैं? और इस तरीके से हम किसी भी लेवल पर यदि जवाब देंगे तो क्या हमें इंटरव्यूअर रखेगा? यानी बहुत अच्छी नॉलेज है वो ठीक है, पर एक बहुत ही रफ जवाब दिया जो कि ये यहीं कट कर देना है ना, इसको कभी भी फ्यूचर में दोबारा रिपीट मत करना। अल्टरनेटर का मतलब है अल्टरनेटर के अंदर वाइंडिंग हो रही है ना, और भाई उस पे हम पानी मारेंगे तो हम तो बहुत ही खतरे से खेल रहे हैं। करोड़ों का जनरेटर है जिसके साथ ऐसा हम रिस्क ले रहे हैं, है ना, ये नहीं। अब आपसे मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने एक मिस्टेक बड़ी करी है वर्ड चेंज करके। आप यही बोल देते कि रेडिएटर पे पानी मारेंगे तो चल जाता, बहुत अच्छा जवाब था। पर अल्टरनेटर, देखो वर्ड जो चेंज कर दिया उससे एक मिस्टेक बन गई। अल्टरनेटर को थोड़ा हमेशा करेक्ट करना, यानी रेडिएटर पर मार सकते। भाई ऐसी कंडीशन में इनका समर्थन करूंगा। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है भाई जनरेटर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फुल लोड को सप्लाई देनी है, जनरेटर ज्यादा लोड पे चल रहा है तो रेडिएटर पे पानी मार दिया, उससे क्या होगा, तापमान थोड़ा डाउन हो जाएगा। और सेकंड इन्होंने जवाब दिया था कैनोपी के गेट खोल सकते हैं, तो उससे भी 1-2 डिग्री तापमान डाउन हो जाएगा। थर्ड हम बात करें तो भाई हो सकता है कि रेडिएटर में कूलेंट का लेवल कम हो, यानी किसी ना किसी रीजन से, या लोड बहुत अधिक चल रहा है
तभी ओवरलोड जाएगा, या जनरेटर की सर्विस काफी समय से नहीं हुई, रेडिएटर डीस्केलिंग मांग रहा है ना, ये रीजन आप काउंट करें। सेकंड आपने बोला था ओवर स्पीड, तो जनरेटर की ओवर स्पीड सेटिंग कितना रखते हैं? जनरेटर की जो हमारे स्टैंडर्ड है वो 1500 आरपीएम है। ओके, लेकिन हम 1480 से लेके 1530 तक चला सकते हैं। वेरी गुड। तो ऐसा क्यों कि मान लो हमने ये जो वैल्यू मानी है भाई 1480 बोल दें, 90 बोल दें, इससे 1530 तक की जो वैल्यू मानी है भाई, हम 1600 क्यों नहीं चलाते या 1200 क्यों नहीं चलाते, ऐसा क्यों है? सर अगर हम आरपीएम हमारे ज्यादा होंगे तो हमारे वोल्टेज भी अधिक होंगे। उस कंडीशन में हमारे जो इक्विपमेंट है उनमें मतलब नुकसान होने का ज्यादा चांस है। वेरी दोस्तों, सही जवाब है, एक तरह से इन्होंने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जो एसी सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, और भाई 1530 आरपीएम पे जब हाईएस्ट जनरेटर चल रहा है तो उसका मतलब होता है 51 फ्रीक्वेंसी, यानी 30 आरपीएम इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। तो यदि हम आरपीएम बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो भाई किसी भी चीज का हम प्लस माइनस रख सकते हैं ना। अच्छा जवाब दिया। और आपने कहा था लो लूब ऑयल प्रेशर, तो डीजी में सबसे पहले तो आप ये बताएं भाई, जो डीजी में ऑयल का प्रेशर होता है वो कितने से कितने तक होता है? ऑयल का प्रेशर हमारा 2.5 केजी सेंटीग्रेड से 7.5 केजी सेंटीग्रेड के बीच में रहना चाहिए। वेरी गुड। और जनरेटर हमारा लो लूब ऑयल प्रेशर पर ट्रिप करता है या हाई पर? जनरेटर हमारा हमेशा लो लूब ऑयल पे ट्रिप करेगा। वेरी गुड। तीसरी आपने सेफ्टी बताई थी लो कूलेंट लेवल, तो भाई लो कूलेंट लेवल कितने पर ट्रिप करेगा जनरेटर? लो कूलेंट लेवल हमारा 90 पे अलार्म देगा, 95 पे ट्रिप कर देगा। 90 95, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब लो लेवल हमारा होना चाहिए, लो कूलेंट लेवल, लो कूलेंट लेवल हमारा 90% टैंक हमेशा फुल होना चाहिए। उससे कम पे हमारा हाई वाटर टेम्परेचर होने लगेगा डीजी। ओके दोस्तों, देखो कई बार थोड़ा सा निर्वस हो जाते हैं साथी, ये जवाब अच्छा देने का प्रयास कर रहे थे, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। भाई आप भी सभी ध्यान से सुने, और भी जो भी साथी बैठे हैं, तो 90 की जगह आपको 80 बोलना है, और इसमें थोड़ी चेंजेज आपको क्या करनी है कि भरा नहीं होना चाहिए, यानी 80% टैंक से कूलेंट का लेवल समाप्त हो जाएगा, तो 20% लेवल पर हमारी लो कूलेंट लेवल सेफ्टी सेंसर लगा होता है, जैसे ही उसके सामने से कूलेंट का लेवल हटेगा वो एक्टिव हो जाएगा, चलते हुए जनरेटर को बंद करा देगा। और वो भी आपका सही है कि भाई देखो किसी चीज का लेवल कम होगा तो हाई वाटर तो होगा ही होगा, है ना, ये तो इनसे होगा। डीजी के अंदर कौन सा लूब ऑयल यूज करते हैं? डीजी के अंदर हम 15W40 लूब ऑयल यूज करते हैं। वेरी गुड। डीजी के अंदर कौन सी कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है अभी की बात करें इस दौर में? प्रेजेंट टाइम में मोस्टली हम प्रीमिक्स का यूज करते हैं, प्रीमिक्स कूलेंट का। प्रीमिक्स, तो इसके अंदर कुछ मिलाते हो आप लोग? इसके अंदर सर कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रीमिक्स जी, यानी कि वर्ड ही बता रहा है, प्रीमिक्स यानी पहले से उसमें जो भी मिलाना वो अनुपात मिला रहा। वेरी। इसके कलर की बात करें तो कैसे पहचानेंगे किस कलर की होती है? प्रीमिक्स कूलेंट हमारी पिंक कलर की होती है। और जब ये खराब हो जाएगी तो किस कलर की हो जाती है? इसका नहीं पता। तो दोस्तों आपने देखा होगा दशहरा के टाइम पे, गर्मी के टाइम में बहुत सारे साथी दान पुण्य करते हैं और रोड के किनारे रूपजा का पानी बांटते हैं, जिसमें दूध डालते हैं और रूपजा डालते हैं। तो दूध डालने की वजह से और रूपजा डालने की वजह से उसका हल्का कलर पिंक रहेगा और बाकी दूधिया कलर रहेगा, यानी हल्का पिंक और दूधिया। तो ठीक इसी प्रकार जो हमारी कूलेंट है, जब उसके अंदर
कॉन्सनट्रेट की मात्रा बिल्कुल लो हो जाती है तो वो दूधिया कलर की हो जाती है। ठीक है। कूलेंट को रिप्लेसमेंट कब करते हैं? कूलेंट का रिप्लेसमेंट हम सी चेक में करते हैं, जब रेडिएटर डीस्केलिंग करना होता है। वेरी गुड, आपने कहा सी चेक में करते हैं, चलो कोई भी मान सकते हैं, पर सी की जगह आप इसे डी की तरफ लेके जाओ। आप डी चेक में करते हैं रिप्लेस। सी चेक में ये हम मान सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन करें कि सी चेक में रेडिएटर खुलता है तो उस दौरान हमको कूलेंट को वापस निकालना होता, भाई उसके अंदर बहुत ज्यादा वेट रहेगा, तो कूलेंट को वापस निकाल लेंगे। और यदि वो कलर में अच्छी है, उसकी पीएच वैल्यू अच्छी है, तो उसी कूलेंट को दोबारा डीस्केलिंग होने के बाद डाल लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। कूलेंट की जो पीएच वैल्यू होती है वो देखा है, पेपर टाइप का होता है जिससे कूलेंट ले ली सैंपल, और एक पेपर होता है उसको डुबा के चेक करते हैं, तो पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओके, 3 से 5 के बीच में एक पीएच पेपर होता है, उस पर कलर कोडिंग दी होती है। आपने कूलेंट सैंपल लिया जी, उसमें पेपर को डाला, फिर पेपर पे वो सूखेगा, सूखने के बाद जो उसका कलर है आप मैच कर लो, उस पे नंबरिंग लिखी होती है, वही पीएच वैल्यू होती है। ठीक है। 500 केवीए का जनरेटर कितना लोड लेगा, कैसे निकालते हैं? वैसे ही मौखिकली बता दें अपने साथियों को। 500 केवीए का जनरेटर, तो उसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1.39 से। ओके, 1.39 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी डिजिट आई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, तो हमारा 1.39 के बाद हमारा 100% लोड आ जाता है, और 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 80% लोड आता है डीजी का। 0.8 से नहीं, थोड़ा सा करेक्शन करें, यानी आपने 500 में गुणा करी 1.39 की जी, तो ये लोड निकल के आया 100%। अब आपको 80% निकालना है, तो भाई 80% की कोई भी वैल्यू निकालने के लिए जो आपकी वैल्यू निकल के आई उसमें गुणा 80 और बटे 100, तो ये लोड कितना आ गया? 80%। तो 0.8 आपने पावर फैक्टर की तरफ चले गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंटरव्यूअर आपसे कहने लगे भाई आपने डीजी का लोड निकालते समय 1.39 से ही गुणा क्यों किए, 1.39 कहां से आया? सर इसके बारे में एग्जैक्ट क्लियर नहीं पता मुझे। ओके, चलो मैं क्लियर करूंगा। दोस्तों, 3 फेज का मान होता √3 और √3 का मान होता 1.732, और जो हमारा जेन सेट होता उसका डिजाइन पावर फैक्टर होता 0.8, यानी वो 0.8 ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि एसी सप्लाई की तरह वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। तो 3 फेज का मान और 0.8 जो डीजी का पावर फैक्टर है उसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है वो पूरा 1.39 नहीं आती, 1.3 तो आ जाती है, और आगे की जो वैल्यू होती है वो आधे से अधिक होती है, इसलिए उसको 9 मान लेते हैं, पूरा डिजिट मान लेते हैं। तो इस तरीके से निकाल के बता सकते हैं। डीजल कंजप्शन, भाई ये जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो अवश्य पूछा जाता है, डीजल कंजप्शन कैसे निकालते हैं? डीजल कंजप्शन सर हमारी लॉग बुक में हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, स्टार्ट डीजल, स्टॉप डीजल और एड डीजल। जिस टाइम पे हमारा डीजी चलता है तो स्टार्ट डीजल मतलब स्टॉप डीजल हमारे लिखे होते हैं उसमें, डीजी चलने के बाद जब हमारा बंद हुआ तो वो स्टॉप डीजल हो जाता है। अगर हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो ऐड का ऑप्शन भी रहता है। तो लास्ट में जो भी हमारा आता है उसको हम स्टॉप डीजल से स्टार्ट डीजल, मतलब लास्ट का जो स्टार्ट डीजल है और स्टॉप डीजल को आपस में माइनस कर देंगे तो डीजल कंजप्शन आ जाता है। ओके, और हमने कोई उसमें डीजल ऐड किया है तो स्टार्टिंग डीजल, स्टार्टिंग टाइम का डीजल और एड डीजल दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और स्टॉप टाइम का घट जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी भाई क्या खर्च हुआ। ये कौन सा खर्चा आएगा? रियल है ना, जो रियल में हुआ। इस तरह से आप कंजप्शन निकालेंगे तो भाई साइड का जो एचएसडी स्टॉक है उसको सही से मेंटेन कर पाएंगे, यानी रियल डीजल कंजप्शन है। आपके साइड पर ना तो एक्स्ट्रा डीजल होगा और ना कम होगा। और वैसे भी दोस्तों देखो, साइड पर काफी डीजल होता है तो ऐसा नहीं कि आप माइनस ना करके चलें,
50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, कम से कम इतना तो एडवांस लेके चले प्लस में, है ना। रिकॉर्ड से एडवांस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस हुआ तो आप मान लो 20,000 की नौकरी में कहां से 200 लीटर डीजल ला के दोगे, है ना। अच्छा, एक पीटी पंप होता है डीजी के अंदर। जी सर। तो बताएंगे कहाँ लगा होता है? पीटी पंप सर हमारा डीजल फिल्टर के अंदर होता है। डीजल फिल्टर के अंदर? जी। नहीं, रॉन्ग। पीटी पंप का नाम पूरा नाम होता है प्रेशर टाइमिंग पंप, वेरी गुड, जो कि हमारी फ्यूल साइकिल से कनेक्ट होता है। ओके जी। तो आपने थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, यानी आप पूछे सही है, जवाब सही दिया, बस जो फिल्टर वर्ड आपने जोड़ दिया वो फिल्टर नहीं, फ्यूल पंप, डीजल पंप। भाई डीजल पंप का मुख्य पार्ट है पीटी पंप, और पीटी पंप ही ऐसा मुख्य पार्ट है जो पूरी लाइन के अंदर वैक्यूम बनाता है और फ्यूल को सक्शन करके लाता है, ठीक है। एवीआर डीजी में कहाँ लगा होता है? एवीआर हमारा अल्टरनेटर पे लगा होता है। वेरी गुड। क्या काम होता है एवीआर का? एवीआर का काम होता है हमारे डीजी के वोल्टेज कंट्रोल करना। वेरी गुड। गवर्नर, गवर्नर कहाँ लगा होता है? गवर्नर भी हमारे अल्टरनेटर पे ही होता है। नहीं, गवर्नर हमारा डिस्प्ले पे होता है। वेरी गुड जी। और गवर्नर का काम क्या होता है? गवर्नर का काम होता है हमारे वोल्टेज सेंस करना, और हमारे वोल्टेज अप डाउन है तो नहीं, सॉरी इसका भूल गया। कोई बात नहीं दोस्तों, गवर्नर का काम होता है स्पीड को कंट्रोल करना। भाई हमारे जेन सेट पे कोई भी कंज्यूमर कभी भी लोड बढ़ा सकता है, अपने सिस्टम को बंद कर देगा तो लोड घट सकता है, तो गवर्नर का काम होता है स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक है। एवीआर वोल्टेज मेंटेन, गवर्नर स्पीड मेंटेन। एमपीयू, एमपीयू क्या होता है और कहाँ लगा होता है? एमपी यूनिट जो हमारे डीजी के आरपीएम काउंट करता है, और ये अल्टरनेटर पे ही लगा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। डीजी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीजी फैराडे के इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिद्धांत पे कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत। वेरी गुड। डीजी कितने प्रकार के होते हैं? डीजी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। वेरी गुड। हमारे पास दोनों ही तरह के जनरेटर हैं हमारे सामने, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा जनरेटर एयर कूल्ड है, कौन सा वाटर कूल्ड है? एयर कूल्ड में हमारा रेडिएटर लगा होता है, और वाटर कूल्ड में हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टावर लगा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। डीजी फ्यूल साइकिल के बारे में जानते हैं? जी सर। तो डीजी में फ्यूल साइकिल कहाँ से कैसे कैसे फ्यूल आता है और कहाँ तक जाता है, थोड़ा बताएं लाउडली अपने साथियों को। ये हमारा डे टैंक होता है जिसमें हमारा डीजल स्टोर रहता है। ओके। उससे हमारी 2 लाइनें उठती हैं, एक इनलेट लाइन, एक आउटलेट लाइन। ओके। सबसे पहले हमारा फ्यूल जाएगा फ्यूल वाटर सेपरेटर पे, जहाँ पे हमारा फ्यूल का पानी अलग होता है। उसके बाद हमारा फ्यूल पंप पे जाता है डीजल, फ्यूल पंप के बाद जाता है हमारा पीटी पंप पे, फिर एचुरेटर, फिर एसडी कॉइल, और एसडी कॉइल से होते हुए हमारा इंजेक्टर वाल्व पे जाता है, जहाँ से फ्यूल स्प्रे होती है, और ये डीजी की साइकिल होती है ब्लास्ट होने के बाद जो हमारा डीजी चलता है। वेरी गुड। चलो थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, बस छोटी सी एक दो मिस्टेक करेंगे। डे टैंक से फ्यूल वाटर सेपरेटर, फ्यूल वाटर सेपरेटर, तो यहाँ हम मान सकते हैं कई नए प्रकार के डीजीओ में फ्यूल वाटर सेपरेटर और फ्यूल फिल्टर एक ही है। उसके बाद पूरे पार्ट का नाम है फ्यूल पंप, उसमें 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, पीटी पंप, एचुरेटर, एसडी कॉइल। उसके बाद जो फ्यूल हमारा जाता है वो जाता है रिजर्व वाल्व पर, और रिजर्व वाल्व से ही हमारा एक्स्ट्रा डीजल रिटर्न होता है। उसके बाद इंजेक्टर, इंजेक्टर के बाद डीजी सिलेंडर। डीजी की एयर साइकिल जानते हैं भाई? एयर कहाँ से आती है और कहाँ तक डीजी में कैसे कैसे जाती है, बताएं अपने साथियों को। एयर साइकिल सबसे पहले हमारे एयर फिल्टर में एयर आती है। ओके। एयर फिल्टर के बाद हमारे एयर लाइन से होते हुए टर्बो चार्जर पे जाती है, टर्बो चार्जर एक को सक करते हुए आफ्टर कूलर तक लेके आता है, आफ्टर कूलर से हमारी सिलेंडर्स में जाती है। वेरी गुड।
एक मिस्टेक करिए छोटी सी, इसमें लाइन पर जैसे एयर फिल्टर से एयर सक्शन होके आती है तो एयर लाइन पर एक वैक्यूम इंडिकेटर लगा होता है जिसका काम होता है फिल्टर चौक हो जाएगा तो उसकी सूचना देना। उसके अलावा बाकी एयर साइकिल अच्छा बताया। डीजी में बैटरी का उपयोग क्यों करते हैं? बैटरी का उपयोग डीजी में हम सिर्फ स्टार्टिंग टार्क के लिए करते हैं। वेरी गुड। जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए कितने वोल्टेज डीसी की आवश्यकता होती है? जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 26 वोल्टेज होने चाहिए। 26 वोल्टेज, ओके, वेरी गुड, अच्छा बताया। भाई देखो होता क्या है, अच्छा जवाब दिया। 12-12 वोल्ट की दो बैटरी होती है, उनके कनेक्शन किस में होते हैं? उनके डेल्टा में होते हैं। नहीं, मिस्टेक मत करो। सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में होते हैं। नहीं, सीरीज में। उसके पता भाई नहीं। सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो सीरीज में कनेक्शन करने से क्या बढ़ता है? वोल्टेज बढ़ता है। और पैरेलल में कनेक्शन करने से क्या बढ़ता है? एम्पियर। तो हमें कितने वोल्टेज आपने बोला? 26 वोल्टेज। तो हमारे पास 12 वोल्ट की एक बैटरी है, 12 वोल्ट की एक बैटरी है। पैरेलल में कनेक्शन देंगे तो 12 वोल्ट ही पावर रहेगी। उनके कनेक्शन सीरीज में देते हैं। इस बैटरी का प्लस दूसरी बैटरी के माइनस से, है ना, और इसका माइनस दूसरी बैटरी के प्लस से। फिर हमारे पास दो थिम्बल बचे, वहां से हम लीड उठा लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी की ग्रेविटी है वो फुल चार्ज कितनी होनी चाहिए? फुल चार्ज बैटरी की ग्रेविटी हमारी 1280 से लेके 1300 के बीच में होनी चाहिए। वेरी गुड। और डेड बैटरी कितने पर मानी जाती है? डेड बैटरी हमारी 1180 से नीचे मानी जाती है। 1140 जी, 1140 से 1140 नीचे, ओके। बैटरी की ग्रेविटी जो लेते हैं किस उपकरण से ली जाती है? बैटरी की ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से ली जाती है। वेरी गुड। एसी भी जानते हैं? जी सर। क्या होती है? एयर सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। ये एलटी ब्रेकर है या एचटी ब्रेकर है? ये एलटी ब्रेकर है। ओके। एसीबी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? एसीवी की मुख्य 3 सेफ्टी होती हैं। कौन कौन सी? संट रिले, क्लोजिंग रिले, अंडर वोल्टेज रिले। वेरी गुड। चलो ये तो रिले हो गई जी। अब इनका अलग अलग वर्किंग है जी। तो सेफ्टी की बात करें, भाई देखो ये भी सेफ्टी के लिए लगाई है, इनका भी कुछ रोल है, काम है, वो भी बता देंगे। बट सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी पे आप सही नहीं पहुंचे। आप माइक्रोलॉजिक रिले भी होती है एक, ओके। उसमें हमारी सेफ्टी रहती है अर्थ फॉल्ट, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट। वेरी गुड, वेरी गुड जी। तो जो मैंने सवाल किया एसीबी की क्या सेफ्टी होती है, तो जो आपने लास्ट टाइम बात ये 4 वर्ड बोले यही बोलना। ठीक है सर। एसीबी की जो स्प्रिंग होती है वो एसी सप्लाई से चार्ज होती है या डीसी से? एसी सप्लाई से चार्ज होती है। कितने वोल्टेज? 220 वोल्टेज। वेरी गुड। डीसी से चार्ज कर सकते हैं? डीसी से सर नहीं कर सकते क्योंकि डीसी अलग वोल्टेज है और एसी अलग है। चलो कोई नहीं। दोस्तों मैं भी निखिल भाटी का सपोर्ट करता हूं। हमने ये सुना है कि जो एसीबी के अंदर जो चार्जिंग मोटर होती है वो यूनिवर्सल मोटर होती है, यानी एसी और डीसी दोनों से चार्जिंग कर सकती है। बट मैंने भी अपनी लाइफ में कभी डीसी से चार्ज होते नहीं देखा। ऐसा सुना है कि भाई वो यूनिवर्सल होती है, बट मैंने देखा नहीं किसी साइड पे डीसी से चार्ज होते, एसी से ही होती है। जी सर। एसीबी कितने प्रकार की होती है? एसीबी 2 प्रकार की होती है, ईडीओ और एमडीओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ईडीओ जैसे नए साथी नहीं जानते, ईडीओ क्या होता है? ईडीओ होता है हमारा इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट। ओके। और एमडीओ होता है हमारा मैकेनिकली ड्रॉ आउट। वेरी गुड। हमारे सामने दोनों एसीबी रखी है जी। हम कैसे पहचानेंगे भाई उनकी मुख्य पहचान क्या, कौन सी ईडीओ कौन सी एमडीओ? ईडीओ जो हमारी एसीबी होती है सर उसके अंदर मोटर होती है
चार्जिंग मोटर जो हमारी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। और एमडीओ में हमारी कोई मोटर नहीं होती, उसमें एक हत्ती रहती है, उससे हमें मैनुअली चार्ज करना पड़ता है। वेरी गुड वेरी गुड। बीसीबी जानते हैं? जी सर। तो फर्स्टली तो ये बताएं बीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीसीबी की फुल फॉर्म होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ओके, ये एलटी ब्रेकर है या एचटी ब्रेकर है? ये एचटी ब्रेकर है। वेरी गुड। बीसीबी के प्लेस पर एसीबी और एसीबी के प्लेस पर बीसीबी लगा सकते हैं? सर लगाने को लगा सकते हैं, बट हम लगाते नहीं है क्योंकि उनका डिजाइन अलग अलग होता है। लगाने को लगा सकते नहीं, हैं? नहीं लगा सकते सर वैसे, तो क्योंकि ये रॉन्ग कर दिया आपने। नहीं लगा सकते सर। आपने जो वर्डिंग की है ना, लगाने को लगा सकते हैं, यही नहीं बोलना। नहीं लगा आप सकते। सेकंड टाइम रफ जवाब दिया आपने। हाँ, ये नहीं, मतलब नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। ओके, और क्यों नहीं लगा सकते वो? उसका सर रीजन है, वीसीबी हमारा एसटी ब्रेकर होता है, एलटी हमारा एलटी ब्रेकर होता है, एसीबी। तो वीसीबी और एलटी के दोनों का डिजाइन अलग है, वो लग नहीं पाएंगे। वेरी गुड, तो यही रखना है ना जी। अच्छा जवाब दिया भाई, दोनों का डिजाइन अलग है और एक एचटी ब्रेकर है, एक एलटी ब्रेकर है, तो उनको एक दूसरे के प्लेस पर नहीं लगा सकते। एलटी आप बार बार बोल रहे, क्या होता है? मैं नहीं जानता एलटी। एलटी लो इंटेंशन। एलटी मतलब एलटी होता है हमारा जिसपे हमारा लोड अधिक होता है और वोल्टेज कम होते हैं। रॉन्ग बोल दिया, सीधा फुल फॉर्म ही बोल देते। लो टेंशन आपने बोला था जी, यानी लो टेंशन जहां वोल्टेज कम है और लो टेंशन हम 440 से लो टेंशन ही मानते हैं जी, है ना जी। और एचटी हमारा हाई टेंशन। अब जो आप जवाब देना चाहते थे, अब पूछूंगा वही क्वेश्चन जो आप समझाना चाहते थे। एलटी और एचटी में क्या डिफरेंस है? एलटी और एचटी में एचटी जो हमारे एचटी के वोल्टेज अधिक होते हैं, लोड कम होता है, और एलटी पे हमारा लोड ज्यादा होता है और वोल्टेज कम होते हैं, यही डिफरेंस है। तो दोस्तों बहुत सारे साथी मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट करते हैं, सर पूरी कंपनी का लोड हमारे एचटी सिस्टम से होते हुए एचटी के ऊपर पड़ता है, तो ऐसा क्यों कि एचटी सिस्टम पर ब्रेकर कम रेटिंग के और एलटी सिस्टम पर ब्रेकर अधिक रेटिंग के क्यों लगाए जाते हैं? तो जो मिस्टर निखिल भाटी ने जवाब दिया वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों हम जो ब्रेकर डिजाइन करते हैं वो लोड यानी एम्पियर के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, और इन्होंने इससे बिफोर बता ही दिया भाई एचटी पर वोल्टेज अधिक होते हैं, लोड कम होता है, इसलिए ब्रेकर कम रेटिंग का लगाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले तो ये बताएं भाई, मैं नहीं जानता, इंटरव्यूअर भी आपको ऐसे ही कहेगा, ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक स्थायी यंत्र है जो कि हमारे सप्लाई के फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना हमारे वोल्टेज अप या डाउन कर सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती है? ट्रांसफॉर्मर की 3 सेफ्टी होती है, ओटीआई, डब्ल्यूटीआई और बकवर्ड रिले। वेरी गुड। और ये आपने किस टाइप के ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी बताई है? ये सर ऑल टाइप ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी। वेरी गुड। ड्राई टाइप भाई बहुत सारे साथी इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत सारे साथी ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी के बारे में नहीं बता पाते, थोड़ा समझाएं अपने साथियों को। ड्राई टाइप की सेफ्टी हमारी डब्ल्यूटीआई और डोर क्लोजिंग, दो ही पता है सर मुझे इसमें। चलो, डब्ल्यूटीआई यानी वाइंडिंग टेम्परेचर, भाई उसके अंदर ऑयल तो नहीं होता, वाइंडिंग होती है तो डब्ल्यूटीआई होता है। और दूसरा इन्होंने डोर जो नाम लिया, थोड़ा सा क्लोजिंग बोल दिया, तो उसको बोल सकते हैं डोर लिमिट स्विच, वो भी एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी है। और तीसरी सेफ्टी की बात करें तो ऑब्जेक्ट है, भाई उसके अंदर ऑयल नहीं होता तो उसकी जो वाइंडिंग की हीटिंग है उसको मूव आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट लगे रहते हैं, तो तीनों ये सेफ्टी में काउंट होते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई जो हर लेवल पर पूछा जाता है, क्या ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को खुले एरिया में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते सर। क्यों भाई? क्योंकि ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम हमेशा बेसमेंट में लगाते हैं, या फिर अगर हम ऊपर कहीं फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे लगा रहे हैं तो उसको हम एक कवर्ड एरिया में लगाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों मैंने देखा कई बार इंटरव्यूअर जिद करने लगता है
और हमारे साथी मायूस हो जाते हैं कि अब क्या जवाब दूं। तो मिस्टर निखिल भाटी ने कैसा अच्छा जवाब दिया। जब आपसे इंटरव्यूअर जिद करे कि नहीं मुझे तो ग्राउंड फ्लोर पर ही लगाना, तो वैसे तो दोस्तों जो हमारा ड्राई टाइप का ट्रांसफॉर्मर है उस पर साफ साफ लिखा था इंडोर यूनिट, यानी उसको हम बेसमेंट में लगाएं या कवर्ड एरिया में लगाएं। तो ज्यादातर मोस्टली बेसमेंट में लगाते हैं। जब कोई इंटरव्यूअर आपसे जिद करता है कि ग्राउंड पे लगाना, तो आप कहते हैं सर कवर्ड एरिया के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि बारिश की एक बूंद भी जहां ना जाती है। अच्छा जवाब। अच्छा मिस्टर निखिल भाटी, ये बताएं, इंटरव्यू का हर लेवल पर पूछे जाने वाला सवाल है, भाई ट्रांसफॉर्मर में जो बकवल्ज रिले होती है, ये क्या रोल है इसका, क्या करती है? ट्रांसफॉर्मर सर हमारी बकवर रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी होती है। यह एक गैस ऑपरेटेड रिले होती है। इसके अंदर हमारे मरकरी स्विच होते हैं, जिसमें हमारा फ्लोट ए और फ्लोट बी होता है। जी सर, ये काम करती है जैसे हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहा है उस कंडीशन में, या फिर हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ भी इंटरनली फॉल्ट हो जाए, तो उसकी वजह से हमारा लूप ऑयल बहुत ज्यादा हीट होता है। और हीट होने की वजह से जो हमारी बकवर जिले के अंदर गैस है वो गैस हीट होंगी, उससे हमारा जो मरकरी स्विच है वो ब्लास्ट होगा। वो ब्लास्ट होने से हमारे जो फ्लोट है, फ्लोट भी है, वो हमारे ट्रांसफार्मर को वीसीबी की तरफ से ट्रिप करा देंगे। ओके, तो आपने एक वर्डिंग रॉन्ग करी है इसमें, वो मतलब उसे साथ के साथ करेक्ट करने मत बोलना, ब्लास्ट होगा। तो भाई एक बार वो ब्लास्ट हो गया तो फिर अगली बार नया लगाना पड़ेगा, ब्लास्ट नहीं बोलना। स्केटिंग मैं आपके देखो स्किन पे ऐसे नाखून से ऐसे करता हूँ तो स्केट खरोंच आ जाएगी जी। तो गैस स्केटिंग करती है। ब्लास्ट का मतलब होता है बम उड़ जाना, फट जाना। तो फिर तो हर बार हमें नया लगाना पड़ेगा जितनी बार ब्लास्ट होगा। इस यानी स्केटिंग, ठीक है, वेरी अच्छा। बाकी पूरा कंप्लीट अच्छा जवाब है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग हम एसटी वाइंडिंग को कहते हैं, जो एचटी की तरफ होती है। ओके, और सेकेंडरी वाइंडिंग? सेकेंडरी वाइंडिंग हम एलटी को कहते हैं। एलटी को कहते हैं मत बोलो, एलटी साइड को कहते हैं। वेरी। आइसोलेटर के बारे में जानते हैं? नहीं सर, आइसोलेटर। ओके, चलो ये बता, आइसोलेटर एलटी ब्रेकर है या एचटी ब्रेकर है? आइसोलेटर का नहीं। ओके, तो चलो क्वेश्चन किया तो यही करेक्ट कर देता हूँ। अभी बहुत सारे साथी ये सोचेंगे क्या भरत सर पे भी नहीं आता इसलिए उसका जवाब नहीं दिया। तो आइसोलेटर एलटी ब्रेकर है, क्योंकि दोस्तों इसको ट्रांसफॉर्मर के बाद में लगाया जाता है। और इसकी कंडीशन की बात करें तो दोस्तों इसको लोड, कई बार इंटरव्यूअर पूछता है इसको लोड की कंडीशन में ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं कर सकते। जिस चीज को हम ऑन या ऑफ नहीं कर सकते तो उसको लगाया क्यों है? तो दोस्तों हमारा जवाब होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर, जब हम कभी भी ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज बढ़ाने हैं या घटाने हैं सॉरी, जब कभी हमारी एलटी साइड में कोई मेजर फॉल्ट होता है तो उसका इफेक्ट आता है एलटी पैनल के ट्रांसफॉर्मर पे, तो वो ट्रिप कर जाता है। उसके बाद जो फॉल्ट का थोड़ा घना इफेक्ट बच जाता है वो आइसोलेटर ट्रिप कर जाता है और ट्रांसफॉर्मर तक फॉल्ट का इफेक्ट नहीं जाता। तो इस प्रकार आइसोलेटर हमारे ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और ऑन ऑफ की बात करें तो भाई इसको कब ऑन ऑफ करते हैं? तो देखो हम एलटी साइड से लोड काटते हैं, फिर आप कितनी भी बार ऑन कर लो ऑफ कर लो आइसोलेटर को, कोई दिक्कत नहीं, बट लोड की कंडीशन में नहीं करना। ठीक है, तो 2 लाभ है इसके। आरटीसीसी, आरटीसीसी क्या होता है उसकी फुल फॉर्म बताएं। आरटीसीसी की फुल फॉर्म होती है रिमोट टैप चेंजर कंट्रोलर। वेरी गुड। आरटीसीसी किस टाइप के ट्रांसफॉर्मर के साथ लगाया जाता है? आरटीसीसी हमारा लगाया जाता है ऑन लोड ट्रांसफार्मर पे। वेरी गुड।
अच्छा, ये ऑन लोड ऑफ लोड क्या है? ऑन लोड ट्रांसफार्मर सर वो होता है जिसपे हम लोड की कंडीशन में भी हम अपने टैप चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज घटा या बढ़ा सकते हैं। ओके। ऑफ लोड ट्रांसफार्मर वो होता है जिसपे हम लोड की कंडीशन में वोल्टेज घटा या बढ़ा नहीं सकते। कब घटा बढ़ा सकते हैं? उस पे सर हम लोड काटने के बाद, एलटी तरफ से लोड काटने के बाद जब उसपे खाली वोल्टेज बचे उस Very कंडीशन में हम बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है। अच्छा, हमारे पास आपने कहा ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, माना हमने दो ही प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के ट्रांसफॉर्मर हमारे सामने लगे हुए हैं, या हमारे नए साथी जो भी सुन रहे हैं वो कैसे पहचानेंगे भाई कौन सा इनमें ऑफ लोड है कौन सा ऑन लोड है? तो ऐसा कौन सा मुख्य पार्ट है जिसके द्वारा हम पहचान लें दोनों ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ऑन लोड है कौन सा ऑफ लोड है? ऑन लोड ट्रांसफार्मर में हमारी ओएलटीसी लगी होती है वेरी और गुड, ऑफ लोड में नहीं होती। वेरी गुड, यही मुख्य पहचान है। एक बक्सा टाइप का होता जी। जिस पर ओएलटीसी लिखा होता। ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सा ऑयल यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर के अंदर हम नेफ्था मिनरल ऑयल का यूज। ट्रांसफॉर्मर का जो लीडर होता है उसके अंदर कौन सा मटेरियल? उसके अंदर हम सिलिका जेल डालते हैं। वेरी गुड। सिलिका जेल जब अच्छी होती है तो किस कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। वेरी गुड। और जब वो नमी सोख जाती है तब किस कलर की हो जाती है? नमी सोखने के बाद वो पिंक कलर की हो जाती है। वेरी गुड। पावर फैक्टर जानते हो क्या होता है? सर एग्जैक्ट क्लियर नहीं पता, इसको थोड़ा डाउट है। चलो, एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच बने कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। एसी जो सप्लाई होती है ग्रिड सप्लाई, उसका पावर फैक्टर कितना होता है? 50 और नहीं पता था। एक 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 या एक से कम, लेकिन अधिक नहीं हो सकता। भाई कम कितना हो सकता है? देखो, एक वैल्यू होने तक बहुत संख्या 0.91 0.92 0.93 है ना, एक से कम हो सकता लेकिन कभी भी अधिक नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल करेक्ट करें। लो पावर फैक्टर होने से क्या हानि होती है? लो पावर फैक्टर होने से हमारे जैसे कोई मोटर है उसकी क्षमता के हिसाब से वो अपने काम वर्क नहीं कर पाएगी अगर जो लो पावर फैक्टर रहेगा। यानी कि आप कह सकते हैं लॉसेस बढ़ जाते हैं, है ना, कंजेशन बढ़ जाता है। वेरी गुड। अच्छा, फिर इसके अपोजिट हम बात करें तो अधिक पावर फैक्टर के क्या लाभ है? अधिक का नहीं पता सर। तो इस भाई जी कॉमन सेंस से जोड़ दो। अधिक का सर लाभ कुछ नहीं, उसका नुकसान हो सकता है। जो हमारी मोटर की रेटिंग है नहीं पता। नुकसान कुछ नहीं होगा भाई, जब हम लाभ पे चल रहे हैं फिर नुकसान की तरफ क्यों जा रहे हैं लौट के? लाभ की बात करें तो दोस्तों वोल्टेज कांस्टेंट स्थिरांक रहेगी, है ना, वोल्टेज ज्यादा अप डाउन नहीं होगी, स्थिरांक रहेगी। लाइन, स्टार्टर, स्विच आदि को किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। हम तो लाभ की तरफ चल रहे हैं भाई, नुकसान पे थोड़ी चल रहे हैं। कोई हानि नहीं होगी। और जो कंजप्शन है भाई वो भी रियल पावर एपरेंट पावर बराबर होगी। कंजप्शन भी जितनी क्षमता की मोटर है उतनी क्षमता से काम करेगी, हमारे लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, लाभ पे चले। यूपीएस, आप गए किसी कॉमर्शियल साइट पर और वहां पर लगा यूपीएस और आपसे पूछ लिया यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल पावर मोटर। पावर मोटर, पावर सप्लाई। हाँ। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा और निखिल भाटी से उम्मीद करूंगा कि अपनी वीडियो मेनी टाइम्स ये खुद देखेंगे जो इन्होंने मिस्टेक की है। कभी भी दोस्तों किसी भी लेवल पर आप इंटरव्यू दें तो बहुत सारे साथी इंजीनियर लेवल पर होने के बावजूद भी यूपीएस की फुल फॉर्म सही से नहीं बता पाते और कई बार इंटरव्यूअर को बताते तब भी इंटरव्यूअर इनकरेक्ट बताता है। तो मैं बताता हूँ सही यूपीएस की फुल फॉर्म, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यानी थोड़ा सा रुकना बीच में। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई एक ऐसी पावर सप्लाई यानी कंप्यूटर के परिचालन के लिए एक ऐसी पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है
जो बिना एक पल के ऑफ हुए निरंतर आउटपुट प्रदान करती रहे। भाई देखो, मान लो मैं किसी कॉल सेंटर या किसी आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मैंने बहुत सारा डाटा मेहनत करके इस पे तैयार किया, लाइट चली गई और मेरा डाटा खत्म। और यूपीएस होगी तो क्या होगा कि डाटा वहीं की वहीं सेव रहेगा, यानी पलक झपकने जैसे समय के लिए भी उसका यानी बहुत जल्दी वो चेंज ओवर ले जाता है, जिससे हमारा डाटा एज इट इज रहता है। समझ गए? जी। यूपीएस से क्या क्या पैरामीटर रीडिंग ली जाती है? यूपीएस के बारे में सर इतना नहीं ओके, पता। चलो तो मैं बताऊंगा। यूपीएस से दो तरह के पैरामीटर रीडिंग ली जाती है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, ऐसे ही आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, रूम टेम्परेचर, इस तरह की फ्रीक्वेंसी, इनपुट आउटपुट। यानी देखो, यूपीएस वर्क कब करेगा? जब सप्लाई चली जाएगी तब वो बैकअप देगा जी। बट जब सप्लाई आ रही है तब उस दौरान क्या होता है कि यूपीएस में इनपुट यानी चार्जिंग सप्लाई मिल रही है, जिससे बैटरी बैंक चार्ज हो रहे हैं और आउटपुट में सप्लाई जा रही है। जब सप्लाई सडनली चली जाएगी तो वो बैकअप देने लगेगा। तो थोड़ा ये वीडियो देखना पैरामीटर रीडिंग के बारे में। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आपका, जो जहां से ये चल रहा था, जिस टॉपिक पर हम इंटरव्यू ले रहे हैं, डीजी की लॉगबुक में क्या क्या पैरामीटर रीडिंग ली जाती है? डीजी की लॉगबुक में सर काफी रीडिंग रहती है। मैं नंबर वाइज बताता हूँ। सबसे पहले जैसे हमारी सप्लाई कटती है तो डीजल स्टार्ट टाइम, डीजल स्टॉप टाइम, डीजी स्टार्ट टाइम, डीजी स्टॉप टाइम, आरपीएम, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, एम्पियर, और ये होती हैं सर। ओके, चलो दोस्तों, इतना भी बता दिया तो संतुष्टि है। मैंने देखा साथ ही अपने को टेक्निकल सुपरवाइजर, इंजीनियर, डीजी ऑपरेटर बताते हैं, और जब इंटरव्यूअर इस सवाल को पूछ लेता, बताते भी हैं और बताने के बाद वो साथी काम भी करते हैं रियल में, उसके बावजूद भी डीजी लॉगबुक में क्या क्या पैरामीटर रीडिंग ली जाती है सही से जवाब नहीं दे पाते। तो निखिल भाटी ने कुछ चीजें छोड़ी है तो वो मैटर नहीं करता, पर एक अच्छे से चीजें बताई हुई है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वोल्टेज क्या होता है? नहीं पता सर, इलेक्ट्रिशियन। तो देखो दोस्तों, कितने मेजर सवालों के जवाब दिए मिस्टर निखिल भाटी ने, बट हम अपने को डीजी ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन या टेक्निकल से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, और हमने आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक जैसी डिग्री कर रखी है, और हम ये ना बताएं भाई वोल्टेज क्या होता है, तो भाई इंटरव्यूअर को तो बहुत बड़ा शौक लगेगा। हमने आकर डिग्री की है, डिप्लोमा किया है। वह बल, सही से ध्यान से समझे डेफिनेशन, वह बल जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ईएमएफ कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको हम बी में मापते हैं। यानी ये डेफिनेशन होगी, वह बल जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, यानी ये दबा